Okay, good evening. Okay, now we are just going to start our topic drainage system, जो ज्योग्राफी का आपका थर्ड चैप्टर है। और मुझे लगता है कि अब ये सबके पास बुक मौजूद है, ठीक है, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। तो चलो हम लोग एक एक करके वर्कआउट करेंगे अब, ठीक है। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम लोग ड्रेनेज की अगर बारे में बात करें तो ड्रेनेज का मतलब ये होता है रिवर सिस्टम ऑफ एन एरा। मतलब एक नदी की हम लोग बात करेंगे, उसको पूरे ड्रेनेज सिस्टम की हम लोग को, जब हमें एक नदी है उसके ट्रिब्यूटरीज क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, किस किस स्टेट से गुजर रही है, एंडिंग पॉइंट क्या है, ये सारे सिस्टम मिलके आपके ड्रेनेज सिस्टम का निर्माण करेंगे, ठीक है। और प्लस वो एरिया जहां पे वो एक सिंगल नदी जो है वो आगे की तरफ बढ़ रही है उसको ड्रेनेज बेसिन बोलेंगे। और एक अपलैंड मतलब अगर वाटर डिवाइड का पॉइंट यहाँ पे बता रहा है कि एक एरिया, मतलब सपोज वाटर अगर किसी एरिया से निकलता है तो उसके दोनों तरफ के जो एरियाज हैं वो एरिया को डिवाइड कर दिया दो भागों में। सपोज ये मेरा एरिया है और इसके बीच से अगर ये वाटर निकल गया तो क्या हुआ, वाटर एक नदी निकल गया, इसके बीच में ये दो एरिया को डिवाइड कर दिया, तो इसको हम लोग बोलेंगे वाटर डिवाइड, ठीक है। तो रिवर्स के सिस्टम को अगर हम लोग देखें तो नदियों को दो तरीके से डिवाइड किया गया है। भारत की नदियां स्पेशली वी आर जस्ट गोइंग टू स्टडी अबाउट द रिवर्स रिलेटेड टू आवर ओन कंट्री इंडिया। हमारे देश की जो नदियां हैं उसको दो तरीके से हमने डिवाइड करा है। स्टूडेंट फोकस करना, पहला हिमालय रिवर जिसको हम लोग पेरेनियल रिवर भी कहते हैं, और सेकंड आपका पेनिनसुलर रिवर जिसको हम लोग सीजनल रिवर भी कहते हैं, ठीक है। तो दोनों में डिफरेंस समझ लो। तो हिमालय रिवर्स का मतलब रिवर्स विच कंटेन वाटर थ्रू आउट द ईयर, मतलब वैसी नदियां जिसमें सालों भर आपका पानी मौजूद है, जो डायरेक्ट माउंटेन से निकलता है, हिमालय से निकल रहा है, उसे हम लोग बोलेंगे हिमालय रिवर्स। अब पेनिनसुलर का मतलब क्या हो गया कि रिवर्स, इसको सीजनल रिवर भी मैंने आपको बताया कहेंगे। तो रिवर्स विच कंटेन वाटर इन अ पर्टिकुलर सीजन, ठीक है। ये सालों भर ये दीज रिवर्स डू नॉट कंटेन वाटर थ्रू आउट द ईयर, सालों भर इसमें पानी नहीं रहेगा, ठीक है। गर्मी के टाइम ये ड्राई अप भी हो जाएगा, इसको हम लोग बोलेंगे पेनिनसुलर रिवर। कोई दिक्कत है स्टूडेंट? पेरेनियल एंड पेनिनसुलर रिवर में कोई डिफरेंस, कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं पड़ी? क्लियर है ये? ओके चलो ठीक है। मैंने बताया स्टूडेंट फोकस करना, हिमालय रिवर को ही हम लोग पेरेनियल रिवर कहते हैं और पेनिनसुलर रिवर को सीजनल कहते हैं, सीजनल रिवर्स। तो हिमालय रिवर का मतलब दीज रिवर्स कंटेन वाटर थ्रू आउट द ईयर, मतलब वैसी नदियां जिसमें सालों भर पानी मौजूद हो, वो सूखे नहीं कभी भी, उससे हम लोग बोलेंगे क्या, हिमालय रिवर। और सेकंड आपने क्या बोला, पेनिनसुलर, पेनिनसुलर का मतलब सीजनल रिवर। तो ये वैसी नदियां होती हैं जिसमें एक पर्टिकुलर सीजन में, जैसे में बारिश के टाइम में बहुत सारी नदियों में पानी आ जाएगा और बारिश खत्म, गर्मी के टाइम में वो नदियां सूख गई, ड्राई अप हो जाएगी। तो पेनिनसुलर रिवर डू नॉट कंटेन वाटर थ्रू आउट द ईयर, इनमें सालों भर पानी आपका मौजूद नहीं होता है। कोई दिक्कत हिमालय रिवर पेनिनसुलर रिवर में? एनीबॉडी? नो प्रॉब्लम, ओके चलो ठीक है, वेरी गुड। अब देखो अंशु ने क्वेश्चन पूछा ड्रेनेज बेसिन, तो देखो यहाँ पे डिफिनेशन आपका दिया हुआ है कि एरिया ड्रेन बाय ए सिंगल, मतलब एक सिंगल रिवर जो निकलती, जो नदियां निकले तो उसके आजू बाजू के जो क्षेत्र है, एरियाज है, मतलब जिन प्लेन्स का निर्माण उस नदी ने किया वो सब आपके ड्रेनेज बेसिन कहे जाएंगे। उसके किनारे के जो सारे साइड्स है उसको ड्रेनेज बेसिन कहे जाएंगे। अंशु डन? तो हमें एक एक करके वर्कआउट करना है, ठीक है, ड्रेनेज सिस्टम की। तो देखो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे हिमालय रिवर्स की, ठीक है, एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इसमें देखो सबसे पहले हम लोग जो बात करेंगे तो इंदुज रिवर सिस्टम, ये नदी जो कि सबसे इंपॉर्टेंट नदी है, ठीक है, इसके बारे में हम लोग को डिस्कशन करना है। तो इस नदी की बात करके तो देखो यहाँ पे इस नदियों के बारे में याद रखना है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट आपको नोट्स क्या बनाना है, नोट्स 4 पॉइंट में बनाना है। पहला नेम ऑफ रिवर, सेकेंड ऑरिजिनेट, कहां से ये इसका निर्माण हो रहा है, थर्ड ट्रिब्यूटरीज, उसकी ट्रिब्यूटरीज कौन कौन उसको ऐड करती है, फोर्थ किस किस स्टेट को ये टच करता है, फिफ्थ फॉर अगला पॉइंट ये इसका एंडिंग पॉइंट कहां पे, ये कहां पे जाकर समाप्त हो जाता है, ठीक है। तो सारे रिवर्स के बारे में ये पॉइंट, प्लस उसका लेंथ कितना है, उसकी लंबाई कितनी है, ये सारे पॉइंट आपके दिमाग में रखने हैं। तो सबसे पहले अगर इंदुज रिवर की बात करोगे, ध्यान देना, तो ये जो रिवर है वो तिब्बत से निकलती है। मानसरोवर जो लेक है
तिब्बत से निकलेगी, तिब्बत में जो मानसरोवर लेक है वहां से ये निकलती है, ठीक है, और वेस्ट डायरेक्शन में बहते हुए आगे बढ़ती है। हमारे देश में जम्मू कश्मीर में जो लद्दाख डिस्ट्रिक्ट है, वह अब लद्दाख कोई डिस्ट्रिक्ट नहीं, अब ये टेरिटोरी बन गया है, ठीक है, यूनियन टेरिटोरी के रूप में कन्वर्ट हो चुका है। तो ये लद्दाख से हमारे देश के अंदर इंटर करती है। तो अभी तक कहाँ पे है? चाइना में, तिब्बत जो कि पहले इंडिया में था, लेकिन अब चाइना ने इसको वॉर करके क्या करा, विन करा, कंक्योर करा, तो अब चाइना में ये मौजूद है। तो वहां से तिब्बत में जो मानसरोवर लेक है वहां से इंदुस रिवर निकलती है और हमारे देश में लद्दाख के थ्रू इंटर कर जाती है, ठीक है, और यहाँ पे वो एक पिक्चोरियस गोल्ड का निर्माण करती है। बहुत सारे ट्रिब्यूटरीज है जो इसको जोड़ते हैं, जैसे में जस्कर हो गया, नुब्रा, ध्यान देना इंदुस रिवर के ट्रिब्यूटरीज कौन कौन से हैं, जस्कर, नुब्रा, शायो, हुंजा, ये सब ट्रिब्यूटरीज कश्मीर में इस नदी को जोड़ देते हैं। फिर आगे इंदुस जो है वो बल्तिस्तान एंड गिलगिट की तरफ आगे बढ़ते हुए आगे बढ़ रही है, ठीक है, इसका डायरेक्शन की तरफ बल्तिस्तान और गिलगिट की तरफ आगे जा रही है, माउंट जो एटॉक माउंटेन है वहां से। फिर आगे सतलुज, बेस, रवि, चेनाब, झेलम, ये भी कुछ ट्रिब्यूटरीज है जो इंदुस रिवर को ऐड करते हैं। कब? जब ये नदी मिठानकोट, जो पाकिस्तान में एक जगह है मिठानकोट, वहां पे जब इंटर करते हैं उसके पहले ये सारे ट्रिब्यूटरीज इस नदी को ऐड कर लेते हैं। फिर आगे क्या होता है? इंदुस, कराची जो कि पाकिस्तान में, उसके ईस्ट डायरेक्शन में तुम्हारा अरबियन सी है, वहां पे जाके ये क्या करती है, मर्ज हो जाती है, समुद्र के पास जाके ऐड हो जाती है, करेक्टेड हो जाती है, ठीक है। इंदुस के प्लेन की बात करोगे तो ये बहुत ही ज्यादा जेंटल स्लोप है, इसकी टोटल लंबाई मतलब इंदुस रिवर की टोटल लंबाई 2900 किलोमीटर है, और इंदुस जो है वो जो पेरेनियल रिवर है उसमें लंबी नदी, बड़ी नदी है। यार बताए नहीं, स्पेक्ट्रम समझा नहीं देना था तुम तो। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, इमिशन स्पेक्ट्रम। अनम्यूट करो अपने को, कौन है? हर कलर में विनायक। प्राइमरी कलर, हम लोग ना कोई भी कलर को उसके वेवलेंथ से रिकॉग्नाइज करते हैं। अब देखो यहाँ पे मैंने बोला कि दुनिया की सबसे बड़ी जो पेरेनियल रिवर्स है उसमें ये भी है। अब दूसरी तरफ बात करोगे तो इसका बहुत कम मतलब 20% वाटर हमारा देश यूज करता है और 80% वाटर हम लोग पाकिस्तान को सप्लाई कर देते हैं। अब वो भी 20% वाटर हमारे देश में कौन कौन से स्टेट यूज करते हैं, जिसमें तुम्हारा जम्मू एंड कश्मीर है, हिमाचल प्रदेश है, पंजाब है, और इन तीनों स्टेट को छोड़ के सारा का सारा पानी आपका पाकिस्तान में चला गया। तो देखो यहाँ पे एक ट्रीटी हुई थी तुम्हारी, इंदुस वाटर ट्रीटी 1960 में हुई थी, ठीक है। उस ट्रीटी के बाद ये डिक्लेयर किया गया था कि चलो 20% वाटर इंडिया यूज करेगा, जिसमें पंजाब, हरियाणा है या फिर राजस्थान के साउथ एंड वेस्टर्न पार्ट है वो जगह पे यूज किए जाएंगे, और उसके बाद सारा का सारा वाटर जो है पाकिस्तान में चला गया। तो आपने क्या देखा कि इंदुस रिवर में देखा आपने क्या देखा किसका ओरिजिनेट ये कहां से हो रही है, तो तुम्हारे तिब्बत में मानसरोवर लेक से, ठीक है। फिर हमारे देश में लद्दाख के थ्रू इंटर कर गई, हमारे किस किस स्टेट को टच कर रही है, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान को टच कर रही है। इसका 20% वाटर हम लोग यूज कर रहे हैं। इसके ट्रिब्यूटरीज के बारे में आपने देख लिया कि इसके ट्रिब्यूटरीज कौन कौन से हैं, प्लस इसकी लंबाई 2900 किलोमीटर है। अब प्लस ये इसका एंडिंग पॉइंट कहाँ पे है, तो एंडिंग पॉइंट इसका कराची के जस्ट ईस्ट में क्या है तुम्हारा अरबियन सी, वहां पे जाके मर्ज हो जाती है, इसका एंड हो गया, खत्म। तो इतने पॉइंट्स के नोट्स हम लोग को बनाने होंगे, ठीक है। तो ये है आपका क्या चीज, इंदुस रिवर के बारे में। सेकंड है आपका गंगा नदी की बात कर लो। तो इस वक्त गंगा नदी की अगर बात करोगे आप, तो इसमें जो गंगा नदी का जो हेड वाटर है, आपको ये पता कि गंगा नदी गंगोत्री ग्लेशियर से इसका निर्माण हुआ है, ऑरिजिनेट होती है, और इसका जब ये माउंटेन के ऊपर है, पहाड़ों के ऊपर जब है, तो वहां पे इसका नाम भागीरथी कहा जाता है। आप देखते हो कि गंगा नदी का साइनोनिम्स भागीरथी भी है, भागीरथी भी कहा जाता है। और वहां पे क्या करती है वो, आगे गंगोत्री ग्लेशियर से इसका निर्माण हुआ है, फिर आगे वो बढ़ते चली जाती है, और रास्ते में अलकनंदा, देवप्रयाग एक जगह है उत्तराखंड में, वहां पे अलकनंदा जो दूसरी नदी है वो भागीरथी को जोड़ देती है, ठीक है। और हरिद्वार में गंगा नदी जो है माउंटेन को छोड़ के जमीन पे उतर जाती है, प्लेन में आ जाती है। ध्यान देना पॉइंट में, फिर से एक बार मैंने क्या बोला कि गंगा नदी का हेड वाटर का मतलब गंगा नदी का जब निर्माण होता है ऊपर माउंटेन के ऊपर, गंगोत्री ग्लेशियर से निकल रही है तो ऊपर उसको भागीरथी कहा जाता है। प्लस देवप्रयाग में अलकनंदा नदी जो उसके साथ जुड़ जाती है। और गंगा नदी जमीन पे कब उतरती है, माउंटेन छोड़ के प्लेन पे कब आती है, हरिद्वार में आ जाती है। कोई दिक्कत है, नहीं प्रॉब्लम?
पॉइंट आगे देखो, फोकस करना। गंगा नदी बहुत सारे ऐसे ट्रिब्यूटरीज हैं जो हिमालय से निकलते हैं, हिमालय रिवर्स भी हैं और जो कि गंगा नदी के ट्रिब्यूटरीज भी हैं, जिसमें आपके इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी जो छोटी छोटी जो कौन कौन नदियां जो कि गंगा को ऐड करते हैं, यमुना है, घाघरा, गंडक एंड कोसी। मैं कोसी के बारे में बता दूं कि कोसी को शोक रिवर ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, बिहार कहा जाता है। बिहार की शोक नदी के नाम से कोसी फेमस है, जो कि बहुत ज्यादा बिहार में तबाही मचाने का काम करती है। तो ये सब यमुना, घाघरा, गंडक, कोसी, ये आपके गंगा नदी के ट्रिब्यूटरीज हैं, ठीक है। पॉइंट आगे देखिएगा, तो यमुना नदी जो है, यमुना रिवर, ध्यान देना, यमुना किस ट्रिब्यूटरी से, मतलब कि किस कहां से इसका निर्माण है, तो यमुनोत्री ग्लेशियर। जब गंगा गंगोत्री से निकलती है उस तरीके पे यमुना जो है यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है, हिमालय से, ठीक है। और गंगा के जस्ट पैरेलल में आगे बढ़ते चली जाती है। और गंगा से यमुना का मीटिंग कब होता है, कब वो दोनों नदियां मिल जाती है, तो इलाहाबाद में मिलती है, ध्यान देना। घाघरा, गंडक, कोसी की बात करूं, ये नेपाल के हिमालय से इनका निर्माण होता है। और ये नदियां नॉर्दर्न प्लेन, हमारे नॉर्थ इंडिया में सबसे ज्यादा तबाही मचाने का भी काम करती है। डन। आगे बढ़ोगे स्टूडेंट तो आपको देखने को मिलेगा कि कुछ ट्रिब्यूटरीज पेनिनसुलर एरिया से भी आती हैं। पेनिनसुलर नदियां भी कुछ हैं जो कि गंगा की ट्रिब्यूटरीज है, जैसे में चंबल, बेतवा, सोन, ये भी नदियां हैं। कुछ सेमी एरिया जो डेजर्टेड एरिया से भी कुछ कुछ नदियां आती हैं जो इसको जोड़ती हैं। आगे आप बात करोगे, देखना यहाँ पे कि जब ये सारी ट्रिब्यूटरीज गंगा के साथ ऐड करेंगे तो क्लियर है कि गंगा नदी का लेवल और बढ़ेगा और वो इस डायरेक्शन में बढ़ती चली जाती है। वेस्ट बंगाल का फरक्का जो जगह वहां पे आगे बढ़ रही है, और फरक्का जो वेस्ट बंगाल में, इसको नॉर्थ मोस्ट पॉइंट कहा जाता है गंगा डेल्टा का। ध्यान देना, फरक्का जो है इसको नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट गंगा डेल्टा का कहा जाता है। प्लस यहाँ पे आप बात करोगे भागीरथी, हुगली, ये सब जो है छोटी छोटी नदियां जो है गंगा को ऐड कर रही हैं। साउथ डायरेक्शन पे ये सब नदियां आती हैं और यहाँ पे बे ऑफ बंगाल के पास एक डेल्टिक प्लेन का निर्माण करती है। प्लस आपको मैं भी ये भी बता दूं कि बांग्लादेश, मतलब गंगा नदी का एंडिंग पॉइंट कहाँ पे, बे ऑफ बंगाल। और बे ऑफ बंगाल में मिलने के पहले, बंगाल की खाड़ी में जाने के पहले ब्रह्मपुत्र नदी के पास गंगा का मिलान होता है, ठीक है। गंगा नदी के पास ब्रह्मपुत्र नदी मिल जाती है और मिलने के बाद ये वहां पे देखो दुनिया का सबसे बड़े डेल्टे का निर्माण करते हैं, जिस डेल्टे को हम लोग सुंदरबन डेल्टा कहते हैं, ध्यान देना। और मैं आपको ये भी बता दूं कि सुंदरबन डेल्टे का निर्माण, माने वो जो डेल्टे का नाम सुंदरबन पड़ा क्यों, बिकॉज वहां पे एक पर्टिकुलर टाइप का पेड़ पाया जाता है जिसका नाम सुंदरी पेड़ है, ठीक है। और उस पेड़ के नाम पे उसको सुंदरबन डेल्टा कहा गया। और यहाँ पे रॉयल बंगाल टाइगर, मतलब जो बंगाल टाइगर्स हैं उनका ये खान है, यहाँ पे सबसे ज्यादा टाइगर पाए जाते हैं। प्लस स्टूडेंट आगे बढ़ोगे तो गंगा नदी के लेंथ की बात करोगे तो 2500 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और ये जो नदी है, मैं आपको और भी बता दूं कि प्लेन अंबाला और सुंदरबन के बीच का जो एरिया है वो लगभग 1800 किलोमीटर में फैला हुआ है और चौड़ाई लगभग 300 मीटर इसका स्लोपिंग पॉइंट है। अब स्टूडेंट आओगे ब्रह्मपुत्र नदी, तो गंगा में आपने क्या देखा, गंगा का निर्माण गंगोत्री से होता है। हेड वाटर इसका जो है भागीरथी कहा जाता है ऊपर, अलकनंदा के साथ मुलाकात इसकी देवप्रयाग में होती है, प्लस हरिद्वार में प्लेन में उतर जाती है। इनके ट्रिब्यूटरीज कौन कौन है, यमुना, घाघरा, गंडक, कोसी, प्लस और भी नदियां हैं। जैसे में तुम बात कर लोगे इधर की तरफ, तो जैसे में तुम्हारा चंबल हो गया, बेटुआ या फिर सोन, ये भी इसके ट्रिब्यूटरीज है। ब्रह्मपुत्र के साथ मिलके, ब्रह्मपुत्र को भी हम लोग बोल सकते हैं, ब्रह्मपुत्र के साथ ये मिलके दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टे का निर्माण करते हैं बे ऑफ बंगाल में मिलने के पहले, जिसको सुंदरबन डेल्टा कहा जाता है। तो सुंदरबन डेल्टे का नाम सुंदरबन क्यों पड़ा, बिकॉज वहां पे एक पर्टिकुलर टाइप का पेड़ पाया जाता है जिसको सुंदरी कहा जाता है, उस पेड़ के नाम पे उस जगह का नाम सुंदरबन डेल्टा पड़ गया। अब वहां पे रॉयल बंगाल टाइगर का एरियाज है। लंबाई टोटल 2500 किलोमीटर है। इसका स्टार्टिंग पॉइंट गंगोत्री ग्लेशियर इन हिमालय, फ्रॉम हिमालय, और इसका एंडिंग पॉइंट बे ऑफ बंगाल। डन एवरीबॉडी? गंगा नदी में कोई प्रॉब्लम, एनीवन? एनीवन, एनीबॉडी? फरक्का ये तुम्हारा मेन पॉइंट है गंगा का। फरक्का जो वेस्ट बंगाल में ये जगह है और ये तुम्हारा नॉर्थ मोस्ट पॉइंट है गंगा डेल्टा का।
अब स्टूडेंट आगे देखोगे तो ब्रह्मपुत्र की अगर बात कर लोगे तो ब्रह्मपुत्र रिवर्स की अगर हम लोग बात कर ले, ध्यान देना, तो इसका भी निर्माण मानसरोवर लेक जो तिब्बत के जस्ट इस डायरेक्शन में है, वहां से जहां पे इंदुज और सतलुज का निर्माण होता है वहीं पे ब्रह्मपुत्र नदी का भी निर्माण होता है, ठीक है। और ये इंदुज रिवर की अपेक्षा थोड़ी सी लंबी है लेंथ में, इसका लेंथ थोड़ा बहुत ज्यादा है। ये ईस्ट डायरेक्शन में, हिमालय के ईस्ट डायरेक्शन में बहते हुए आगे बढ़ती है। और नामचा बारवा एक माउंटेन है, ठीक है, नाम माउंटेन है मैंने पिक है, लगभग उसकी लंबाई, उसका जो हाइट है 7757 मीटर है, वहां पे सपोज ये माउंटेन है और ये ब्रह्मपुत्र नदी आ रही है डायरेक्ट, ठीक है। और यहाँ से आगे क्या करते हैं, यू टर्न लेके हमारे देश के अंदर इंटर कर जाती है। ध्यान देना, फिर से मैंने क्या बोला, ये नामचा बारवा हिल, ये पिक है, ब्रह्मपुत्र नदी आ रही है, सीधे आ रही है और यहाँ से आगे यू टर्न लेके और ये हमारे देश के अंदर इंटर कर जाती है। और इंटर कैसे, तो अरुणाचल प्रदेश के थ्रू इंटर करती है, ठीक है। और यहाँ पे इसका नाम है डिहांग, इसको कहा जाता है, ठीक है। और इसके बाद कुछ ट्रिब्यूटरीज जोड़ती है, जैसे में डिबांग, लोहित या फिर नर्मदा या फिर दूसरी भी ट्रिब्यूटरी जो है वो इसको जोड़ती है, यहाँ पे ऐड करती है। आगे बढ़ो, सॉरी मैं आपको बता दूं, यहाँ पे ब्रह्मपुत्र नदी की बात करोगे, गौर का मतलब वो एरिया जिसका निर्माण, जैसे मैं सपोज करो कि जब नदियों का जब मिलान होता है ज्यादा, बहुत सारी नदियां मिलती, तो वहां पे एक तरह का स्पेशल पर्टिकुलर एरिया का निर्माण करती है, ठीक है। अब देखो ब्रह्मपुत्र की बात करोगे तो ब्रह्मपुत्र को हम लोग तिब्बत में शैंगपो कहते हैं, ध्यान देना, ब्रह्मपुत्र नदी जो है इसको हम लोग तिब्बत में शैंगपो कहते हैं और बांग्लादेश में इसका नाम जमुना है, अरुणाचल प्रदेश में इसको डिहांग, और ऐसे तो आपने देखा कि ब्रह्मपुत्र हमारे देश में कहा ही जाता है। तो आपको मैं बता दूं कि तिब्बत में ये नदी जो है अपने पास बहुत कम वाटर लेके आगे बढ़ती है, बहुत कम वाटर इसमें होता है, लेकिन जैसे जैसे इसके ट्रिब्यूटरीज इसको जोड़ते हैं ये पूरे मतलब एक लेवल वॉल्यूम ऑफ वाटर अपने पास कैरी करती है और अपने पास सैंड सिल्ट भी लेके आगे की तरफ बढ़ती है, ठीक है। प्लस आगे मैं बता दूं कि ब्रह्मपुत्र की बात करोगे तो ये आपके आसाम का लगभग एरिया ये कवर कर लेती है और बहुत सारे रिवर आइलैंड का भी निर्माण करती है। अगला पॉइंट स्टूडेंट देखोगे, ध्यान देना कि हमेशा आप देखो कि रेनी सीजन में यहाँ पे ये रिवर जो है, जो ब्रह्मपुत्र नदी है, इसका एरिया बहुत ही ज्यादा बढ़ता है, जिसकी वजह से आसाम या फिर बांग्लादेश के एरिया में फ्लड की भी समस्या देखने को मिल जाती है। और लास्ट आपने देखा है कि इसका एंडिंग पॉइंट कहाँ पे होगा, गंगा के पास मिलकर बे ऑफ बंगाल में एंट्री कर जाएंगे, वहां पे सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करेंगे, ये तो बता दिया, गंगा में ही आपने देख लिया। अब देखो सर पेनिनसुलर रिवर की बात करोगे, ध्यान देना, तो पेनिनसुलर रिवर की अगर हम लोग बात कर ले तो सबसे पहले आप देखो कि मेन वाटर डिवाइड, अब देख ले पेनिनसुलर का मतलब मैंने बता दिया कैसे कि सीजनल रिवर, आज पानी है कल पानी नहीं उसमें है, मतलब ये बारिश के टाइम में बारिश पानी है उसमें, बारिश खत्म, गर्मी के टाइम में ड्राई अप हो गई रिवर्स। तो ये ज्यादातर आपके वेस्टर्न घाट्स से इन लोग का निर्माण होता है, वेस्टर्न कोस्ट की तरफ, ठीक है। तो इनमें से कुछ नदियां हैं जैसे महानदी, गोदावरी, कृष्णा, ये सारे नदियों के बारे में लोगों को एक एक करके पढ़ना है, स्टडी करना है। तो देखो इसमें सबसे पहले आपको आता है नर्मदा रिवर, नर्मदा। अब देखो इसका स्टार्टिंग पॉइंट, नर्मदा नदी की बात करोगे तो इसका निर्माण अमरकंटक हिल जो कि मध्य प्रदेश में, वहां से इसका निर्माण वहां पे ओरिजिनेट होती है, प्लस वेस्ट डायरेक्शन में बढ़ती है और एक घाटी का निर्माण करते हैं, रिफ्ट वैलीज का निर्माण करती है ड्यू टू फॉल्टिंग। फिर आगे क्या होता है कि नर्मदा जो होती है बहुत सारे पिक्चोरियस लोकेशन का निर्माण करती है और यहीं पे मार्बल रॉक्स भी पाया जाता है और यहाँ पे डीप गोर का निर्माण फिर ये कर रही है। फिर आगे क्या होता है स्टूडेंट, हम लोग बात नर्मदा रिवर की कर रहे हैं और इसके जो ट्रिब्यूट, बहुत सारे ट्रिब्यूटरी जो कि इसको जोड़ते भी हैं। और नर्मदा किन किन स्टेट को टच करके आगे बढ़ती है, तो जैसे में तुम्हारा मध्य प्रदेश हो गया और गुजरात हो गया। तापी रिवर की बात करोगे स्टूडेंट तो इसको देखो, तापी की बात करो तो सतपुरा रेंज, मतलब मध्य प्रदेश के एक बैतूल डिस्ट्रिक्ट है, वहां पे सतपुरा रेंज, वहां से तापी रिवर का निर्माण होता है। ये रिफ्ट वैली का निर्माण, मतलब एकदम हल्की वैलीज का निर्माण करते हुए नर्मदा के जस्ट बगल से आगे गुजरती है, लेकिन लंबाई में बहुत छोटी है, ठीक है। तो ये कौन कौन स्टेट को टच करती है,
तो ये मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र को टच करते हुए आगे बढ़ती है। इसके प्लेन की बात करोगे, कोस्टल प्लेन की बात करोगे, तो ये वेस्टर्न घाट, मतलब ये प्लेन जो है वो वेस्टर्न घाट और अरबियन सी के बीच का जो एरिया है वो कोस्टल प्लेन के रूप में ये जाना जाता है। मतलब इस नदी, ये नदी उसका निर्माण करती है। इसके मतलब कि द मेन वेस्ट फ्लोइंग रिवर, मतलब वेस्ट डायरेक्शन में और कौन कौन सी नदियां बढ़ती हैं, तो साबरमती है, माही है, या फिर तुम्हारे यहाँ पे भारत पूजा, या फिर तुम्हारा पेरियार, ये कुछ नदियां हैं। गोदावरी की बात करोगे स्टूडेंट, ध्यान देना, तो गोदावरी सबसे बड़ी पेनिनसुलर नदी है, लंबाई इसकी लगभग 1500 किलोमीटर। और नासिक डिस्ट्रिक्ट, महाराष्ट्र के नासिक डिस्ट्रिक्ट में जो वेस्टर्न घाट है वहां से इसका निर्माण होता है, और अंत इसका कहां पे होता है, बे ऑफ बंगाल में जाके मिलती है। तो इसके कुछ ट्रिब्यूटरीज, जो ट्रिब्यूटरीज इसको जोड़ते ऐड करते हैं, इसको और भी विशाल बनाते हैं, जैसे में पूर्ण, वर्धा, प्रणीता, मांजरा, वेनगंगा, पेनगंगा, ये सब आपके ट्रिब्यूटरीज है किसके, गोदावरी के। और गोदावरी किस किस स्टेट को टच करती है, तो स्टेट की बात करोगे तो जैसे महाराष्ट्र हो गया आपका, उड़ीसा हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, ये कुछ स्टेट को टच करके आगे बढ़ती है। और मैं बता दूं कि गोदावरी अपने लेंथ की वजह से दक्षिण गंगा के नाम से भी फेमस है। गोदावरी जो है वो दक्षिण गंगा के नाम से जानी जाती है, क्यों, बिकॉज ऑफ इट्स लेंथ, जो 1500 किलोमीटर की लंबाई है। किसी को कोई प्रॉब्लम, एनीबॉडी, एनीवन? शिखर, आयुष, शुभम, आगमय, अंशु, यहां तक कोई प्रॉब्लम? आगे बढ़े, ओके। अब देखो कंडीशन है, गोदावरी के बाद मैंने बोला महानदी की बात की, तो महानदी के बारे में अगर डिस्कस करोगे तो देखो यहाँ पे दिया हुआ है कि महानदी का निर्माण छत्तीसगढ़ से ये ओरिजिनेट होती है, फिर ओडिशा को टच करते हुए बे ऑफ बंगाल में जाकर फाइनल खत्म हो जाती है। लंबाई 860 किलोमीटर। और किस किस स्टेट को टच करना है, तो महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा है, ये सारे स्टेट को टच करके आगे बढ़ेगी। कृष्णा नदी की बात कर लोगे भैया, देखो यहाँ पे, तो ये भी महाबलेश्वर से इसका निर्माण और बे ऑफ बंगाल में जाके अंत इसका हुआ। लंबाई 1400 किलोमीटर। इसके ट्रिब्यूटरीज, तो ट्रिब्यूटरीज में नाम दिया हुआ तुंगभद्रा, कोयना, घाट प्रभा, मूसी या फिर भीमा, ये सब उसके ट्रिब्यूटरीज है। स्टेट तुम्हारा महाराष्ट्र, कर्नाटक या फिर आंध्र प्रदेश, ये तीन स्टेट को टच करके आगे बढ़ेगी। बस इसमें आपको ये देखना है नदियों के नाम, इसके लेंथ, स्टार्टिंग पॉइंट, एंडिंग पॉइंट, इसके ट्रिब्यूटरीज, स्टेट, फाइनल। कावेरी की बात कर लो, ब्रह्मगिरी, वेस्टर्न घाट के ब्रह्मगिरी रेंज जो है वहां पे इसका निर्माण होता, और अंत इसका बे ऑफ बंगाल में होता। बे ऑफ बंगाल जो कि साउथ में, कहां पे, कुडलोर, जो कि तमिलनाडु में, उसके जस्ट साउथ में बे ऑफ बंगाल में जाके ये खत्म हो जाती है। लंबाई टोटल 760 किलोमीटर। ट्रिब्यूटरीज अमरवती, भवानी, हेमवती, काबिनी, ये इसकी ट्रिब्यूटरीज है। कौन कौन से स्टेट को टच करेगी, कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु को टच करके आगे बढ़ेगी। और यहाँ पे देखो, डू यू नो में एक पॉइंट दिया है कि द रिवर कावेरी मेक्स द सेकंड बिगेस्ट वाटरफॉल इन इंडिया, नोन एज शिव समुद्रम। माने भारत की दूसरी सबसे बड़ी वाटरफॉल का निर्माण करती है कौन, ये कावेरी नदी, ठीक है, जिसका नाम शिव सुंदरम है, शिव समुद्रम। और हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर का भी इससे बहुत ज्यादा जनरेट किया जाता है, ठीक है, मैसूर में, जो कि बैंगलोर में है। तो ये कावेरी हो गया स्टूडेंट। और कोई रिवर है? अब कोई रिवर नहीं है। तो ये सारे रिवर के बाद और भी बहुत सारी नदियां, जैसे में कुछ दिया हुआ है, जैसे में दामोदर है, ब्राह्मणी है, बैतरणी है, या फिर ये आपका सुवर्णरेखा, ये सारी नदियां हैं। तो इसके बारे में हम लोग को ज्यादा डिस्कस नहीं करना है आपके बुक में।
अब आइए झील के बारे में हम लोग बात कर ले स्टूडेंट। लेक, झील के बारे में बात करो तो लेक की बात करोगे, जैसे मैं एक लेक झील की अगर हम लोग बात कर ले स्टूडेंट, तो इसमें डल लेक की बात कर लो, जो कि बोट, हाउस बोट के लिए फेमस है, शिकारा के लिए फेमस है, जो कि हजारों के लाखों की संख्या में टूरिस्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। तो लेक का मतलब एक ये नेचुरल भी हो सकता है, आर्टिफिशियल भी हो सकता है, ठीक है। तो ये नदियों की तरफ लंबे लंबे नहीं होते हैं, जहां था ये क्या करते हैं, मतलब जहां ये नेचुरल भी हो सकते हैं, आर्टिफिशियल भी लेक्स हो सकते हैं, ठीक है। अब इसमें स्टूडेंट आप देख लोगे क्या चीज, कि मैंने आपको एक छोटा सा एग्जांपल बता दिया था कि लेक्स जो है ये आपके मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट के रूप में भी हम लोग इसको कह सकते हैं, मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट। जैसे मैंने इससे पहले आपको बताया था कि रिवर्स को मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट बोलते हैं, उस तरीके से लेक को भी हम लोग मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट के रूप में देख सकते हैं। जैसे मैं सबसे पहले तो लेक का हो जाएगा क्या चीज, कि लेक जो होते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं क्या चीज को, टूरिस्ट को, उससे हमारा इनकम बढ़ता है स्टेट का। लेक जो होते हैं इससे आप क्या करते हो, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी को भी जनरेट कर सकते हो। लेक में आप क्या कर सकते हो, इसमें फिशिंग का भी काम कर सकते हो, इसके वाटर से आप इरिगेशन का भी काम कर सकते हो। तो मतलब लेक्स जो है, कहने का मतलब है कि इसके मोर देन 2 यूजेज है, दैट्स व्हाई इसको हम लोग मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट में वर्कआउट करते हैं। प्रॉब्लम है नहीं, किसी कोई प्रॉब्लम? फिर देखो स्टूडेंट यहाँ पे कुछ और लेक की बात करेगा। मैंने आपको पहले बता दें कुछ नेचुरल कुछ आर्टिफिशियल दोनों तरह के लेक्स है, ठीक है। तो इसमें देखो यहाँ पे उलर लेक जम्मू कश्मीर में, यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिया हुआ है। डल लेक की बात किया है, ये सारे लेक्स जो है वो आपके मौजूद है। प्लस अब हम लोग थोड़ा सा स्टूडेंट वर्कआउट अलग तरीके से करेंगे। हम लोग बात करेंगे कैसे की रोल ऑफ रिवर्स इन द इकोनॉमी, कि आखिर रिवर्स का इंपॉर्टेंस क्या है हमारे देश की इकोनॉमी को बढ़ाने में, आखिर किस तरीके से मदद करता है। तो सबसे पहले आज ना आप देख रहे हो कि एरोप्लेन, एयरवेज, अलग अलग तरह की सुविधाएं हमारे पास मौजूद है। बट इमेजिन करो कि आज से लगभग 100-150 साल पहले की बात करोगे, हाँ सही है, लेक जो है वो रिवर के तरह ही, बट रिवर क्या है, रिवर तुम्हारे ट्रांसपोर्ट में मदद करता है, लेक मदद नहीं करेगा। लेक मैंने क्या बोला कि लिमिटेड एरियाज में ये वाटर का जो कवरिंग है उसको हम लोग लेक बोले, बट रिवर जो है वो एक एरिया को दूसरे एरिया पे जोड़ सकता है, कनेक्ट कर सकता है। सपोज करो कि छोटा सा एग्जांपल देख लो कि आज से अपने ग्रैंडफादर या फिर फादर लोग होंगे, उनसे पूछोगे आप कि आज से 50, 60, 70 साल पहले हम लोग जब बिहार से जो लोग वेस्ट बंगाल जाया करते थे, तो पटना हमारा जो है, पटना वहां पे देखना शिप रुकने का पोर्ट है, बंदरगाह वहां पे बनाया गया था। तो लोग यहाँ से टिकट पटना पहुंचते थे, पटना से वो लोग शिप का टिकट करते थे, टिकट लेते थे, और बाई शिप वाटरवेज के थ्रू वो लोग क्या वेस्ट बंगाल जाया करते थे। तो लेक के मदद से तो नहीं जा सकते यहाँ से वहां, तो लेक क्या है वो लिमिटेड एरियाज का पॉइंट में है, ठीक है। दूसरा पॉइंट देखो स्टूडेंट, यहाँ पे इंपॉर्टेंट वर्ड दिया है कि NRCP, नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्लान। जैसे अभी आपने देखा 2-3 साल पहले नरेंद्र मोदी जी ने एक प्रोग्राम लॉन्च किया था, नमामि गंगे, कि रिवर्स को कैसे नीट एंड क्लीन किया जाए। भाई अब ये जो भी वेस्ट जो हम लोग थ्रो आउट कर रहे हैं रिवर्स में, या फिर जो चीजें कर रहे हैं, इसको रोकना है और नदियों को बचाना है। तब तक नदी, आपने क्या देखा कि नेचर में ऐसा ना कोरोना पैंडेमिक लाया कि खुद ब खुद सब चीज नीट एंड क्लीन हो गया, फ्रेश हो गया। प्लस यहाँ पे देखो GAP भी एक प्रोग्राम है, GAP का मतलब गंगा एक्शन प्लान, जिसको स्टार्टिंग भी बहुत पहले भी किया गया था, लेकिन अब मोदी जी ने इस पे ज्यादा फोकस भी किया है कि गंगा को कैसे नीट एंड क्लीन किया जाए। तो इसमें रिवर के इंपॉर्टेंट की बात करोगे तो देखो यहाँ पे मैंने बता दिया, देखो यहाँ पे रोल ऑफ रिवर, तो रिवर इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है किसी में, हर जगह पे। जैसे में फिशिंग एक्टिविटीज में मदद करेगा हमारे फिशरमैन का, रिवर जो रिक्रिएशन में मदद करेगा, रिवर ट्रांसपोर्ट में मदद करेगा, रिवर की मदद से हम लोग हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करेंगे। रिवर आपके डिपोजिशनल एक्टिविटी, अब देखो यहाँ पे लेक, झील की बात करो तो झील तो डिपोजिशनल एक्टिविटी करेगा नहीं, हाँ इरिगेशन में भी मदद करेगा। इरिगेशन में तो लेक जो है, झील जो है वो भी मदद कर सकते हैं, बट डिपोजिशनल एक्टिविटीज टू फॉर्म एलुवियल सॉइल या फिर किसी भी तरह का मिट्टी का निर्माण, तो ये तो रिवर ही करेगा, बिकॉज रिवर जो है क्या कर रहा है, माउंटेन से आ रहा है, और माउंटेन से ऊपर पे जब आ रहा है तो अपने पास सैंड एंड सिल्ट लेके आ रहा है, और सैंड सिल्ट लेके आएगा। और क्लियर है कि नॉर्थ इंडिया का जो एरिया है, जो नॉर्दर्न इंडिया हमारा है, नॉर्थ इंडिया का निर्माण जो है वो रिवर से कर देना कि लेक करेंगे।
तो कहीं ना कहीं रिवर्स का रोल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे देश की इकोनॉमी में। अब इस वक्त कुछ रिवर पोल्यूशन की बात करा है, ध्यान देना। तो रिवर पोल्यूशन का मतलब ही क्या हुआ कि वेन मतलब कि कॉन्टेमिनेंट्स या फिर पोल्यूटेंट्स मिक्स विद वाटर बॉडीज इट कॉजेज क्या चीज पोल्यूशन। अब सपोज करो कि अब ये नेचुरल एंड आर्टिफिशियल दोनों तरीके के हो सकते हैं। नेचुरल का मतलब आपने क्या देखा, अब सपोज करो तेज हवाएं आ रही है, आपने बात धूल कण डस्ट पार्टिकल लेके आती है और ले जाके क्या कर दिया नदियों में पिला दिया, इसको क्या बोलेंगे आप नेचुरल वे टू पोल्यूट वाटर बॉडीज। और हमारी बात करो तो हम लोग क्या करते हैं इंडस्ट्री से हमने क्या करा, हमारे इंडस्ट्री से जो भी अनवांटेड कंपोनेंट निकलते हैं हम लोग बिना फिल्टर किए हुए उसको क्या करते हैं भाई, कैनल भाई होता है ना कि नाले के थ्रू हमने क्या करा, डायरेक्ट उसको रिवर में फ्लो अप करा दिया। तो इससे क्या हुआ, ये भी आपका पोल्यूशन हुआ। दूसरा हम लोग क्या करते हैं, एनिमल्स को नदियों में क्या करते हैं, नहलाते हैं, ये भी आपका है पोल्यूशन कारण। हमने क्या करा, अपने घर के डोमेस्टिक जो वेस्ट है उसको भी नदियों में लेकर थ्रो आउट कर दिया, ये भी कहीं ना कहीं आपका पोल्यूशन का कारण है। तो दीज ऑल आर द रीजंस व्हिच आर पोल्यूटिंग क्या चीज आवर वाटर बॉडीज। डन एवरीबॉडी। तो इसको बचाओगे कैसे, हाउ कैन वी कंजर्व वाटर, हाउ कैन वी प्रिवेंट क्या चीज वाटर पोल्यूशन, रिवर पोल्यूशन। तो इसके जस्ट फेवर में आपको वर्क करना पड़ेगा। जैसे में गवर्नमेंट जो है एनटीपीसी मतलब एक सिस्टम बना के रखी है जिसका टारगेट है क्या, जिसकी सारे इंडस्ट्री को चेकआउट करना कि इंडस्ट्रियों से जो वेस्ट निकल रहा है उसको फिल्टर किया जा रहा है कि नहीं बिफोर थ्रोइंग आउट इनटू क्या वाटर बॉडीज। तो हमको भी केयरफुल पड़ना है। अब गवर्नमेंट देखो, गवर्नमेंट तो एक्शन ले ही रही है, बट टुगेदर विद गवर्नमेंट वी हैव आल्सो टू परफॉर्म सब एक्शंस टू मेक आवर रिवर बॉडीज का रन के। तो इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं, नोबडी हैज एनी प्रॉब्लम। ओके, नोबडी हैज एनी प्रॉब्लम। अब देखो स्टूडेंट एक छोटा सा मैं पॉइंट देख रहा हूं। ओके बैटरी तो डिस्चार्ज में कर नहीं सकता। अब एक छोटा सा मैं रिकैप आपको फिर से कर दे रहा हूं, ध्यान देना। तो देखो ड्रेनेज का मतलब मैंने बोला क्या, जिसकी रिवर सिस्टम, ठीक है। प्लस ड्रेनेज बेसिन का मतलब मैंने बोला कि नदियां जो अपने आजू बाजू के एरियाज का निर्माण करती है उसको ड्रेनेज बेसिन बोलेंगे। वाटर डिवाइड का मतलब एक नदी जब एक एरिया को दो तरीके से डिवाइड कर दे तो उसको वाटर डिवाइड बोलेंगे। नदियों को आप बात करोगे, सबसे पहले नीचे यहाँ पे देखो वर्ल्ड का जो सबसे बड़ा लार्जेस्ट बेसिन है वो तुम्हारा अमेजन रिवर है। यहाँ पे बात करोगे नदियों की बात करोगे तो नदियों को दो तरीके से आपने डिवाइड कर दिया। इसके क्वेश्चन पे हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। इसको ऑब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव दोनों क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे हम लोग। तो नदियों को दो तरीके से आपने डिवाइड कर दिया, पहला हिमालय, दूसरा पेनिनसुला रिवर। हिमालय का मतलब मैंने बोला क्या, जिसकी पेरेनियल रिवर भी इसको बोलते हैं, मतलब ये वैसी नदी जिसमें सालों भर पानी आपका मौजूद है, ये कभी ड्राई अप नहीं होगा। और पेनिनसुलर रिवर जो उसको सीजनल रिवर बोलते हैं, मतलब वाटर है, बारिश के टाइम में वाटर है, गर्मी के टाइम में वाटर ड्राई अप हो गया। अब आप ड्रेनेज बेसिन की बात करोगे, ध्यान देना। तो हिमालय रिवर में सबसे पहले हम लोग इंदुस रिवर की बात करेंगे। इंदुस की बात मैंने की तो तिब्बत जस्ट मानसरोवर लेक से इसका निर्माण होता है, हमारे देश में लद्दाख से इंटर करती है, जम्मू कश्मीर में जो जगह है। प्लस इसके कुछ ट्रिब्यूटरी जैसे में जस्कर, नुब्रा, सायो, हुंजा, ये सारे ट्रिब्यूटरी जिसको यहाँ पे कश्मीर में ऐड करती है। प्लस बल्तिस्तान और गिलगिट में एंट्री करती है एटोक माउंटेन के बगल से ही। प्लस वहां पे भी कुछ सतलुज, बीस, रवि, चेनाब, ये सब झेलम, ये कुछ नदियां जो कि उसको मिठानकोट पाकिस्तान में इंटर करने के पहले जोड़ती हैं। प्लस आगे मैं बता दूं कि कराची के ईस्ट में जो अरबियन सी है वहां पे जाके ये नदी खत्म हो जाती है, फाइनलाइज हो जाती है। टोटल लेंथ 2900 किलोमीटर। ये है इंदुस रिवर के बारे में। और मैंने आपको ये भी बताया इंदुस वाटर ट्रीटी जो 1960 में हुआ था, उसके बाद लगभग इस नदी का 20% वाटर ये हमारा देश यूज करता है, 80% वाटर जो हम लोग एक्सपोर्ट कर देते हैं टू पाकिस्तान।
और हमारे देश में कौन कौन से स्टेट इससे पानी पाते हैं, टेक करते हैं? तो हिमाचल प्रदेश हो गया, कश्मीर हो गया, पंजाब हो गया, और फिर पाकिस्तान में चला जाता है। गंगा की स्टूडेंट बात करोगे, गंगा रिवर की बात करोगे तो गंगा को मैंने बताया कि गंगोत्री ग्लेशियर से इसका निर्माण होता है, और जब माउंटेन में अभी ऊपर हेड वाटर है तो वहां पे इसको भागीरथी कहा जाता है। देवप्रयाग में जाके अलकनंदा नदी के बाद इसको कॉम्बिनेशन जुड़ती है, और हरिद्वार में जाके ये प्लेन पे उतर जाती है। ठीक है, गंगा के कुछ ट्रिब्यूटरी जैसे में आप देखो यमुना, घाघरा, गंडक, कोसी, ये सारी नदियां जो है वो गंगा को ऐड करती है, सब गंगा नदी की ट्रिब्यूटरीज है। यमुना नदी का निर्माण यमुनोत्री से होता है जो कि हिमालय से निकलती है, और कोसी हमारे स्टेट की शोक रिवर भी कही जाती है, यह भी आपको बताते हैं हम। गंगा नदी का लंबाई 2500 किलोमीटर है, और प्लस बे ऑफ बंगाल में जाने के पहले गंगा नदी ब्रह्मपुत्र नदी के साथ मिलती है, और मिलके दुनिया का सबसे बड़े डेल्टा का निर्माण करती है, जिसको सुंदरबन डेल्टा कहा जाता है। ठीक है, और सुंदरबन डेल्टा को सुंदरबन क्यों कहा जाता है? बिकॉज ऑफ इट्स ट्रीज, जो कि सुंदरी नाम से यहाँ पे जाने जाते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी की बात करोगे, इसको ध्यान देना, ब्रह्मपुत्र की बात करोगे तो ये तिब्बत से इसका निर्माण, क्योंकि ईस्ट मानसरोवर से इसका भी निर्माण होता है, इंदु सतलुज की तरह आगे बढ़ती है, बट इन सारी नदियों से ये थोड़ी भी बड़ी है। प्लस मैंने बोला था कि हमारे देश के अरुणाचल प्रदेश के थ्रू इंटर करती है नामचा बारवा, जो कि 7757 मीटर लंबा ये माउंटेन पीक है। यहाँ से यू टर्न लेके ये नदी हमारे देश में इंटर कर जाती है अरुणाचल प्रदेश के थ्रू, और इसको यहाँ पर डियांग बोला जाता है। फिर डिबांग, लोहित और भी ज्यादा दूसरे ट्रिब्यूटरी जो कि यहाँ पे ब्रह्मपुत्र नदी को आसाम में जोड़ देती है। ठीक है, प्लस यहाँ पे मैं बता दूं कि यहाँ पे जब नदियां जुड़ती है तो आसाम और बांग्लादेश के लिए नदी बहुत ही ज्यादा डेंजरस हो जाती है, मतलब यहाँ पे सबसे ज्यादा फ्लड की समस्या ये नदी लाती है, और फिर आगे गंगा के साथ मिलकर बे ऑफ बंगाल में मिल जाती है, तो मैंने बता ही दिया। आई विल सेंड पेनिनसुला नदी में बात करोगे तो सबसे पहले हम लोग नर्मदा नदी की बात करें तो अमरकंटक हिल से इसका निर्माण होता है, जो कि मध्य प्रदेश में है, और यहाँ से वेस्ट डायरेक्शन में आगे बढ़ती है। ठीक है, नर्मदा की बात करोगे तो ये जबलपुर के एरिया की तरफ भी आगे बढ़ रही है, और प्लस नर्मदा नदी की बात करिएगा और तो इसके कुछ ट्रिब्यूटरीज भी ऐड करते हैं इसको, प्लस ये आपके देश के कुछ स्टेट जैसे मध्य प्रदेश और गुजरात को टच करती हुए आगे बढ़ती है। तापी नदी की बात करोगे तो सतपुरा रेंज, मध्य प्रदेश का जो डिस्ट्रिक्ट बैतूल डिस्ट्रिक्ट है वहां पे सतपुरा रेंज है, वहां से इसका निर्माण होता है तापी नदी का। प्लस नर्मदा की बात करो, ये लेंथ में थोड़ी भी छोटी है। स्टेट आपके कौन कौन टच करेगी? मध्य प्रदेश है, गुजरात है, महाराष्ट्र, ये स्टेट को टच करके आगे बढ़ेगी, और इसका एंडिंग पॉइंट अरबियन सी। ठीक है, मैं आपको बता दूं कि इसके कुछ नदियां जो बगल से गुजरती है, जैसे में आपका साबरमती माही हो गया, पेरियार हो गया, या फिर भारतपुंज जो भी है। गोदावरी की बात करें तो मैंने बताया गोदावरी को दक्षिण गंगा भी कहा जाता है, क्योंकि इसकी लंबाई 1500 किलोमीटर है, तो ये सबसे बड़ी पेनिनसुलर रिवर है। ठीक है, ये आपके महाराष्ट्र के नासिक डिस्ट्रिक्ट में वेस्टर्न घाट है, वहां से इसका निर्माण होता है, और प्लस ये बे ऑफ बंगाल में जाकर मर्ज कर जाती है। इसके ट्रिब्यूटरीज की बात करोगे तो कौन कौन से ट्रिब्यूटरीज हैं? तो पूर्णा, वारदा, प्रणिता, मंजरा, वैनगंगा, पेनगंगा, ये सब इसके ट्रिब्यूटरीज हैं। और स्टेट कौन कौन पे टच करती है ये आपके? तो महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, ओडिशा एंड आंध्र प्रदेश को टच करके आगे बढ़ती है। डन एवरीबॉडी। महानदी की बात करें तो महानदी छत्तीसगढ़ से निर्माण होता है, ओडिशा के थ्रू वो बे ऑफ बंगाल में जाकर मर्ज कर जाती है। लंबाई 860 किलोमीटर। कौन कौन स्टेट को टच करेगी? महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा को टच करती है। आई विल से कृष्णा की बात करोगे तो देखो ये महाबालेश्वर से इसका निर्माण होता है। कृष्णा नदी का 1400 किलोमीटर की दूरी तय करके बे ऑफ बंगाल में जाकर मिल जाती है। तुंगभद्रा, कोयना, घाट प्रभा, मूसी, भीमा, ये सब इसके ट्रिब्यूटरीज हैं। और कौन कौन स्टेट को टच करेगी? तो महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश को टच करती है। भैया कावेरी नदी की बात कर लो, तो कावेरी की बात करोगे तो ये तुम्हारे ब्रह्मगिरी रेंज वेस्टर्न घाट में जो जगह वहां से निर्माण होगा इसका, और बे ऑफ बंगाल में जाकर मर्ज कर जाएगी। लंबाई 760 किलोमीटर। ट्रिब्यूटरीज इसके अमरवती, भवानी, हेमवती, काबिनी। एरिया कौन कौन टच करेगी? तो कर्नाटक, केरला एंड तमिलनाडु को टच करके आगे बढ़ेगी। तो ये सब नदियां हो गई स्टूडेंट जिसके बारे में आपने जाना। आगे लेक की बात करो, झील की बात करो तो हमारे यहाँ डल लेक है, जो कि अब तुम्हारे हाउस बोट के लिए फेमस है, प्लस शिकारा के लिए फेमस है। था, अब नहीं है, क्योंकि अब वहां पे कोई जाना नहीं चाहेगा। यहाँ पे लोग बोटिंग, स्विमिंग, ये सारे अलग अलग तरह की एक्टिविटियां करते हैं। ठीक है, एंजॉय करते हैं। तो हम लोग यहाँ पे नेचुरल, आर्टिफिशियल दोनों तरह के लेक्स हैं। इसका पोल्यूशन भी होता है,
जो कि नेचुरल और आर्टिफिशियल दोनों तरीके से होता है। कुछ लेक की बात कर लो, जैसे मैं यहाँ पे देख लो चिलिका लेक की बात कर रहा है, कोलेरू लेक की बात कर रहा है, या फिर पुलिकैट लेक की बात कर रहा है, ये सारे लेक हैं। सांबर लेक राजस्थान में मौजूद है, जो साल्टी वाटर वहां पे ज्यादातर पाया जाता है, और इस वाटर का यूज करके हम लोग सॉल्ट को भी प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। और हिमालय का जो एरिया, वहां पे ज्यादातर आपको फ्रेश वाटर लेक मिलते हैं, जैसे में बुलर लेक हो गया, डल लेक हो गया, तो ये सब जगह आ जाएंगे। प्लस इसके बाद स्टूडेंट आप लेक के बाद आप चले जाओगे रिवर्स के इंपोर्टेंट की बात करोगे, तो मैंने आपको बता दिया था कि रिवर्स को हम लोग मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट भी कहते हैं। तो रिवर का इंपोर्टेंट क्या है, एनीवन जो बताना चाहेगा, एनीबॉडी, रिवर्स को मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट क्यों कहते हैं, एनीवन? रे जो है फास्ट, रिवर को मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट क्यों कहते हैं? अनुष्का, ओके। River is also known as multi-purpose project in different way, like it helps in to produce hydroelectricity, fishing, boating, and it's also help in transportation and to attract the tourists in our country. Okay, very good. Anso, why rivers are called multi-purpose project? अंशु, रिवर को मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट क्यों कहा जाता है? Rivers are called multi-purpose project because they are used in transportation and to generate hydroelectricity and recreation. ओके, अगमय, अगमय प्रताप सिंह। Yes, sir. Rivers are called multi-purpose project. Why? Sir, because they are used for transportation and to produce hydroelectricity also. That's why. Okay. Shikhar. Yes, sir. Why rivers are called multi-purpose? Rivers are called multi-purpose because they are one of the main source of economy because it attracts many tourists from different countries to our country and help in transportation and can be used in boating and fishing also. Okay, Subham. Yes, sir. Rivers are called multi-purpose project. Why? Rivers are called multi-purpose projects because we can use them in multiple projects, such as creating hydropower and transportation for cheap price, and also for attracting tourists, and etc. Okay, Vinayak. Vinayak. विनायक, आवाज जा रही है मेरी? बोलो, why rivers are called multi-purpose project? Tell me fast. अनम्यूट हो जाओ, अपने को अनम्यूट करो। चल, सुनेगा, बोलेगा नहीं। चलो, ओके। तो ये सारे पॉइंट्स आपने देखा, मैंने आपको बता दिया क्या था, इसके रिवर्स आर कॉल्ड मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट बिकॉज ऑफ सब पॉइंट्स विच आर एज फॉलो। क्या क्या हो जाएगा? पहला, रिवर्स provide water to our farmers for irrigation. Rivers also play very important role in depositional activities to form alluvial soil. Next, rivers also support us in transportation. Rivers helps to generate hydroelectricity.
rivers also help us, yes, also help us in fishing. तो इतने रिक्रिएशन, स्विमिंग, तो ये सारे वर्क हैं, प्लस इट ऑल्सो कूल आवर क्या चीज एटमोस्फियर, इन्वायरमेंट के वेदर एनवायरमेंट को चेंज भी करने में मदद करता है. तो दीज ऑल आर द बेनिफिट्स व्हिच वी गेट फ्रॉम क्या चीज रिवर. दैट्स व्हाई रिवर आर कॉल्ड क्या चीज मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट. तो स्टूडेंट डन हो जाएगा एवरीबॉडी. एवरीवन, तो इस चैप्टर को एक बार फिर हम लोग रीड करेंगे, ठीक है. इसको एक बार फिर हम लोग रीड करेंगे, ठीक है. आज तो ऐसे कि हम लोग करेंगे अगला टॉपिक हम लोग, नो क्वेश्चन इज नॉट डिफरेंट, क्वेश्चन इज सेम. मैं इसके बाद अगले क्लास में हम लोग जब डील करेंगे तो इस टॉपिक को डील करेंगे तरीके से. फिर से इस चैप्टर को आप प्लस इसके सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम लोग डील करेंगे, ठीक है. कोई भी क्वेश्चन डिफरेंट नहीं है, सारे क्वेश्चन एक जैसे हैं. फर्स्ट क्वेश्चन डिफरेंट होने पे कोई मतलब नहीं है ना. फर्स्ट क्वेश्चन से क्या मतलब है, उससे कोई मतलब नहीं है. तो इसको रीड करेंगे आप लोग, तरीके से रीड करते जाओगे और आगे बढ़ते जाओगे. हम लोग एक बार फिर इस चैप्टर को वर्कआउट करेंगे और इसके सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी डील करेंगे. इसके नोट्स की जहां तक बात रही, नोट्स आप लोगों को बहुत जल्दी मिल जाएगा. आज आप लोगों को मैंने वो सेकंड चैप्टर फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया, इसका सेकंड चैप्टर का नोट्स आप लोगों को सेंड कर दिया. सबको मिल गया एवरीवन? रोहित सर ने सेंड कर दिया होगा आप लोगों को. सबको मिला एवरीबॉडी? ओके, तो उसको तैयार कर लेंगे आप लोग, ठीक है. और जहाँ पे डाउट होगा हम लोग एक क्लास अटेंड करेंगे उसके लिए. और इस चैप्टर का भी पहले एक बार फिर से हम लोग इसको रीड करेंगे, इसके सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे, तब इसका नोट्स पे हम लोग डिस्कस करेंगे. तो यहाँ से हम लोग क्या बोले, गुड डे बोले. यस यस यस, ब्रेक. थोड़ी सी प्रॉब्लम है. ओके, तो आई होप कि सबको ये चैप्टर क्लियर हुआ है लगभग. अच्छा ये बताओ, एक का और हम लोग वर्कआउट कर लेते हैं. एक हम लोग वो पॉइंट कर लेते हैं किसको कितना परसेंट समझ में आया, ठीक है. वे हम लोग ये देख लेते हैं किसको कितना परसेंट समझ में आया. चलो अगमा ये बताओ, यहाँ पे आप लोग अपने अपने परसेंटेज लिखो. 100% में किसको कितना परसेंट समझ में आया लिखो यहाँ पे. वर्क फास्ट परसेंटेज अपना अपना लिखो और एक ब्रेक लेंगे हम लोग. आगमा परसेंटेज कितना, 100 में कितना परसेंट समझ में आया? %95. शुभम को 95, अकबर 99%, ओके. अनुष्का 100, शिखर 89%, ओके. अंशु को 99, ओके. मतलब अभी 100% बस एक स्टूडेंट को है और सबको 100 नहीं है. तो जब तक 100 नहीं होगा तब तक हम लोग इसको फिर से रिकैप करेंगे. तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर से इसी चैप्टर पे डिस्कस करेंगे, डील करेंगे, ठीक है. और इसको वर्कआउट करेंगे. तो एक छोटा सा ब्रेक लेंगे हम लोग. ओके, गुड डे.